ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने लेंस लॉ कंप्लीट कर लिया था। अब लास्ट क्लास पूरी सिर्फ लेंस लॉ के न्यूमेरिकल्स पर थी। लेंस लॉ के बाद नेक्स्ट देखिए इट्स मोशनल ईएमएफ। लेंस सो नेक्स्ट देखिए द नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। देखिए मोशनल ईएमएफ का क्या मतलब है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मीन्स उस कंडक्टर का एक एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम, दूसरा एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। दैट्स नोन एज मोशनल। अब मोशनल ईएमएफ की दो डेरिवेशन है। एक बहुत डिटेल्ड डेरिवेशन जो एनसीईआरटी ने नहीं दी, तो आपके सिलेबस में एग्जाम्स में आने के उस डेरिवेशन के चांसेस नहीं होते। बट जो एग्जैक्ट मोशनल ईएमएफ की थ्योरी है वो आपको उसी डेरिवेशन समझ में आएगी। और एक सीधी सीधी दो लाइन की कैलकुलेशन है जो एनसीईआरटी ने दी हुई। तो मैं मोशनल ईएमएफ आपको दो पार्ट्स में कराऊंगा। पहले हम एक बहुत डिटेल्ड डेरिवेशन करेंगे। जैसे एक बार तौहीद ने पूछा था कि फ्लक्स चेंज करने पर ऐसा क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कि फैराडेस लॉ के पीछे की फिजिक्स क्या है। ऐसा क्या हो रहा है, आपने किसी कॉइल को एक वायर को मूव करा दिया, उस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो वो जो सारी फिजिक्स है ई इज माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी के पीछे, वो सारी डेरिवेशन में करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ जो फर्स्ट डेरिवेशन में करा रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछता। बट इस डेरिवेशन के बिना न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। सो मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन मैं फर्स्ट मेथड से करा रहा हूँ। मेथड ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट एग्जैक्ट व्हाट इज मोशनल ईएमएफ ये आपको मेथड वन ही बता। सो देखो मेथड वन में क्या करते हैं, आप एक रीजन ले लीजिए जिस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने एक कंडक्टर ले लिया। भाई अगर आपने कंडक्टर लिया हुआ है तो इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो। वालेकुम सलाम आरिफ। पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम। मीन्स थ्रू आउट द कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, कहीं इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा और कम नहीं है। पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्म डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन। अच्छा सबा वो होमवर्क नहीं था, चलो मैं इस डेरिवेशन के बाद करा देता हूँ। जब ओपन करा था भाई, बस मैं इस डेरिवेशन के बाद सबा डिस्कस कर लेता हूँ। उसका जो आंसर था ना सबा, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया था लेंस लॉ पर, जब की ओपन हो जाती है तो क्लोज से जस्ट ऑपोजिट था। क्लोज में शायद आया था एंटी क्लॉकवाइज, तो ओपन करते ही आंसर क्लॉकवाइज होगा। क्लोज में क्या आया था सबा? सेकंड में एंटी, तो सेकंड वाले में क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। चलिए इस डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। अब ये जब कंडक्टर रेस्ट में था, थ्रू आउट द कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। मीन्स कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कोई ऐसा नहीं था जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो। थ्रू आउट द कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्म। अब आप क्या करते हो, इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराना शुरू करो। जी शायद इतना ही हुआ। इस कंडक्टर को आप v वेलोसिटी से मूव कराना शुरू करो। जब ये कंडक्टर v वेलोसिटी से जाएगा तो हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कंडक्टर मूव कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो each electron will experience
will experience a magnetic force. भाई ये मैग्नेटिक फोर्स यही है दूसरा चीज क्या है कंडक्टर ये कंडक्टर है फैजान जिस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनिशियली जब कंडक्टर रेस्ट में था तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्म थी आपने जब इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन्स भी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो हर इलेक्ट्रॉन एक एक्सपीरियंस करेगा विच इज माइनस ई वी क्रॉस बी इतनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है V और B में जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ EVB साइन 90 तो हर इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स होगी माइनस ऑफ EV मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो पॉजिटिव साइन का कोई मतलब नेगेटिव साइन का कोई खास यूज नहीं होगा नेगेटिव साइन हटा देते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर तो मुझे बता सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो इनवर्ड कर्ल करो थंब ऊपर जा रहा है बट नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब का ऑपोजिट होगा डाउनवर्ड्स एक्ट सो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट सो इस डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस रीजन में डाउनवर्ड्स रीजन में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने लगेगी और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम भाई मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे बढ़ गई ऊपर डेंसिटी कम सो दैट्स इक्वेशन नंबर 1 due to magnetic force electronic density in lower part of conductor increases सो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो कंडक्टर का लोअर पार्ट है उस लोअर पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड as compared to upper part सो ये होगा ऊपर वाला पार्ट कुछ पॉजिटिव की तरह काम करना शुरू कर देगा नीचे वाला पार्ट नेगेटिव की तरह काम करेगा अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी electric field establish in downwards direction so एक इलेक्ट्रिक हो जाएगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन तो यहां पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी ऐसे यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ पॉजिटिव कैसे आरिफ देखो ऊपर मान लो तीन इलेक्ट्रॉन नीचे थे यूनिफॉर्म था ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन उठकर नीचे आ गए तो आप कहोगे ना ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए मींस चार्ज हो गया +2 नीचे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो चार्ज आ गया -2 क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉजिटिव चार्ज भी तो रहे होंगे जिसकी वजह से ये न्यूट्रल था अब इलेक्ट्रॉन आ गए लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो वही रहा
आरिफ, अब देखा +2e और -2e, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसीलिए बोल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इट्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होता है। मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट करेगी। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड्स डायरेक्शन। अगर आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का तो इट्स जस्ट ई, इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड्स। दिस इज इक्वेशन नंबर। सो अब इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स कोशिश करेगी कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करते चले जाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स उन्हें रोकने का काम। एक टाइम आएगा जब आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगा। फैजान तुम लगता है इलेक्ट्रोस्टैट बिल्कुल भूल गए। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होता है ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर फील्ड डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होता है ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट। सो इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। सो EVB will be equal to EE। E से ये E कैंसिल हो गया, यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज V। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सो ये है पूरा फाइनल कंडीशन कि आपका जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर यहाँ नेट पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर यहाँ नेट नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जिसे मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है दैट लेंथ इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज। तो यहां होगा क्या, अ पोटेंशियल डिफरेंस generate across the ends of conductor। तो जो कंडक्टर के दो एंड्स हैं उन एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, भाई किसी को याद है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन? पोटेंशियल डिफरेंस को तो मैं E कह रहा हूं, EMF से रिप्रेजेंट कर दिया E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो कुछ याद है पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ dV ओवर dr। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो dr है वो दो एंड्स के बीच का सेपरेशन होता है। दोनों एंड्स के बीच में सेपरेशन L है तो इसे L कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दैट्स माइनस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स माइनस ऑफ ई बाय एल, दैट इज इक्वेशन नंबर। आप 3 और 4 को इक्वेट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो जब आप 3 और 4 को इक्वेट करोगे, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल। आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ऑफ ई बाय एल इज इक्वल टू वी बी। तो यहां से ई आ गया माइनस ऑफ बी एल। ये जो ई है, इस ई को मोशनल ईएमएफ कहते हैं, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमने विदाउट फेरेडेज लॉ निकाल दिया। जब मैंने फेरेडेज लॉ स्टार्ट किया था, कई लोगों का क्वेश्चन था, इंक्लूडिंग तौहीद भी पूछ रहा था कि ऐसा क्या होता है फ्लक्स चेंज करने पर कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है, और एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके सिस्टम में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। इतना लिख लीजिए। और ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसी काम को हम एक लाइन में फेरेडेज लॉ से कर लें तो आपको दिखेगा का सिग्निफिकेंस क्या है। इतना लिखिए पहले। लेंस लॉ, लेंस लॉ बता रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नहीं शांत, जब कंडक्टर रेस्ट में होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। ये सब तब होगा जब कंडक्टर मूव करेगा। आप लास्ट एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं बी एल बी, अगर बी जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। अमान, अगर कंडक्टर ऑसिलेट करेगा तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ बार बार चेंज होगा। राइट में जाएगा ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट में जाएगा ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो कंडक्टर के ऑसिलेट करने से पोलैरिटी ऑसिलेट होगी, ये इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, ये सब लिख चुके हैं, इसको रब कर दूंगा। लिखिए लिखिए। जोएब, जब इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा, रब करते हैं। ईएमएफ है, इसका तो ईएमएफ फैक्टर नहीं हो सकता। नेगेटिव साइन लेंस लॉ बता रहा है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी काम को आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं।
ये मेथड 2 एनसीईआरटी में गिवन है। अभी दिखा दूं तो वही दिखा रहा हूँ फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है। तो देखो, जब आप फ्लक्स की टर्म्स में इसी प्रॉब्लम को करना चाहते हैं, आप कहते हैं ये आपका कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, एल लेंथ का कंडक्टर है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जब आप कहोगे फ्लक्स, फेरेडेस लॉ अप्लाई करना है, तो फ्लक्स के लिए तो एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होगी। आपने कुछ वायर्स ली और यहां पर एक सर्किट कंप्लीट कर, ये जो मैं रेड से बना रहा हूं ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। और कुछ मैग्नेटिक की तरह से इनवर्ड्स अप्लाई कर। तो देखिए, अभी जो एरिया इनक्लोज्ड है वो सिर्फ इतना सा है, ये सारा एरिया इनक्लोज्ड है। जैसे जैसे ये कंडक्टर आगे बढ़ेगा एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है ना, कंडक्टर को राइट में लेकर जाओगे तो एरिया इनक्लोज बढ़ेगा, एरिया इनक्लोज बढ़ने का मतलब है फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता चला जाएगा। इस सेपरेशन को मैं एक्स कह देता हूँ। जरा से कुछ चीजें आप बताइए, कंडक्टर जब मूव करेगा तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर एक्स कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? चलिए गुड, एक्स चेंज होगा। ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर एक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। एंड व्हाट अबाउट लेंथ एल? ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर ये लेंथ एल चेंज होगी और इट विल रिमेन कांस्टेंट। दिस लेंथ एल विल रिमेन कांस्टेंट, लेंथ एल चेंज नहीं होगा। चलिए, एक्स चेंज होगा, एल कांस्टेंट रहेगा। सो अभी अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, फ्लक्स लिंक विद कॉइल, देखिए फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज बी। एरिया मैं लिख सकता हूँ, ये होता है बी ए कॉस थीटा। मैं जस्ट अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया, एंड कॉस थीटा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, एरिया वेक्टर भी आप कॉइल पर परपेंडिकुलर लोगे तो वो इनवर्ड्स जाएगा, एंगल इज कॉस जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज बी एल एक्स। तो ये आपका फ्लक्स है बी एल एक्स। जब आप यहाँ इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, E, so induced EMF is minus phi over dt. Induced EMF is minus of d over dt of BLX. So E minus BL अलग हो गया, you are left with x over dt. सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, जब आप कॉइल पर नॉर्मल लोगे तो वो नॉर्मल भी इनवर्ट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स, नॉर्मल टू द कॉइल भी इनवर्स। तो दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल में एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए 0। दोनों सेम डायरेक्शन में इनवर्स जा रही है, एरिया वेक्टर भी इनवर्स जा रहा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा। ये जो dx ओवर dt है, इस dx ओवर dt को आप v कह सकते हो, इट्स वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, इट्स माइनस ऑफ बी। हाँ जाहिर नॉर्मल आउटवर्ड्स भी हो सकता है, बट ये डिस्कशन मेरे ख्याल से पिछले एक वीक में 5-6 बार हो चुका है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों में से होगा। जब मैं इनवर्ड्स लूंगा तो एंगल इज 0 डिग्री, फ्लक्स इज पॉजिटिव। बट अगर मैं आउटवर्ड्स लूंगा देन एंगल इज 180 डिग्री एंड फ्लक्स विल बी नेगेटिव। प्लेन सरफेस के लिए नेगेटिव फ्लक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, उस नेगेटिव साइन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको नेगेटिव ना लेकर हम हमेशा पॉजिटिव। ये मेरे ख्याल से लास्ट
वीक हमने बहुत बहुत डिस्कस की है सारी चीजें। सो ई इज माइनस ऑफ बी एल वी। यहाँ ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन जैसे हमने लेंस लॉ अब तक किया है, ये नेगेटिव साइन आपका लेंस लॉ बताएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ या मुझे पोलैरिटी बताइए जरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट का डायरेक्शन बताओ क्या होना चाहिए। कल वेडनेसडे यही सब काम किया है, जरा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताइए, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउट, योर करंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। The direction of current will be anti-clockwise. This is the induced current, anti-clockwise. अच्छा, अब मुझे बता सकते हो यहाँ पोलैरिटी कैसी होगी, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। पॉइंट्स चूज कर लेता हूँ ए और बी। बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना बता दो, बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट बी क्या लगता है आप लोगों को? सिर्फ 4 लोगों को कुछ लगता है? अच्छा, चलो भाई सब ठीक है, बी पॉजिटिव है क्योंकि करंट बी से ए जा रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। बी पॉजिटिव है और ए आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह। तो ये एक सेल की तरह और बिहेव करने लगेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया इसका, और करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। अब इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि सर्किट का रेजिस्टेंस दे दिया मैंने आपको, अगर कहता हूं कि सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, पूरा जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस आर है। अच्छा एक चीज और, भाई देखिए जो हमने लास्ट क्लास में विदाउट फेरेडेज लॉ किया था, रिजल्ट वही सेम, लेकिन लास्ट हमने जो अभी लास्ट डेरिवेशन में किया था उसमें हमने बहुत डिटेल करी थी कि एग्जैक्टली एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्या होता है। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं तो बहुत सारी चीजें छुपा जाता है। जब आप फेरेडेज लॉ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें छुपा देता है आपका फेरेडेज लॉ, एक लाइन में आ जाता है। अच्छा भाई देखिए फैजान, ये एल लेंथ का कंडक्टर है, इसको आप राइट में मूव करा रहे हैं, ये सेपरेशन एक्स है, तो टोटल जो एरिया होगा दैट्स एल इंटू एक्स। सो द फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, इट्स बी, एरिया इज एल इंटू एक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, परपेंडिकुलर टू द एरिया भी इनवर्ड्स होगा, एंगल इज 0 डिग्री। सो फ्लक्स इज बी एल एक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ बी एल एक्स। बी और एल कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी वेलोसिटी के इक्वल होता है, जीएमएफ इज माइनस ऑफ बी एल बी। नेगेटिव साइन यहाँ लेंस लॉ बता रहा है। करंट मैंने लेंस लॉ में सिखाया था आपको कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, देखिए जैसे जैसे राइट में जाएगा एरिया बढ़ता चला जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कराने की कोशिश करेगी। गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है। करंट के डायरेक्शन से कल ही सीखा था कि एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल की तरह भी है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। अगर मैं कह रहा हूं आर सर्किट का रेजिस्टेंस है और आपसे कहते हैं इंड्यूस करंट कैलकुलेट, तो यहाँ जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। ईएमएफ और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा दैट्स इंड्यूस करंट, सो इट्स माइनस ऑफ बीएलवी ओवर। सो इंड्यूस्ड करंट आ गया माइनस ऑफ बीएलवी बाय, ये इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन है, माइनस ऑफ बीएलवी बाय। अब एक बार अगर आपके पास इंड्यूस करंट आ गया, दैट्स इक्वेशन 1 इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 इंड्यूस करंट। हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था,
पहले इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट किया, फिर इंड्यूस करंट कैलकुलेट किया, फिर आपको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। इस कंडक्टर का कुछ नाम दे देते हैं, इसे ए कह देता हूं, इस पॉइंट को बी कह देता हूं। जी जी, बिल्कुल वजाहत उसी को कैलकुलेट करें। मैग्नेटिक फोर्स, कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे, वही तो लेंस लॉ है। जो चीज आप कह रहे हैं वही तो लेंस लॉ कहता है कि एक ऑपोजिशन मिलेगा कॉज में। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को आप कैसे लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स इज करंट आई, लेंथ एल, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख सकते हो यहां से कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इट्स आई एल बी साइन 9, आई एल बी साइन 9। आई इंड्यूस करंट है आपका भाई, ये हमने मैग्नेटिक्स में किया था कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड और उसे आप मूव कर, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो आई एल क्रॉस बी से आता है, आई एल बी साइन 90। देखिए इस वायर में करंट अपवर्ड्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, आई एल बी साइन 90। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 को 3 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखिए एफ बी आ जाएगा। करंट की जगह मैंने पूरा करंट रख दिया विद लेंस लॉ, माइनस बी एल बी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय बी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट्स माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ये नेगेटिव साइन अभी भी लेंस लॉ बता रहा है। जरा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो और बताओ मुझे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड थंब रूल शायद सिखाया था मैंने कभी आप लोगों को। अलीसा जरा राइट हैंड थंब रूल, फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में रखिए। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, करंट की डायरेक्शन में रखिए और इनवर्ड्स कर्ल कर दो। करंट की डायरेक्शन में रखा और आपने इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जाए। सो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज लेफ्ट फोर्स। सो कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। और देखिए कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन में था। सो मैग्नेटिक फोर्स मोशन को अपोज कर रही है या फिर सपोर्ट कर रही है? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कंडक्टर के मोशन को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? अपोज कर रही है। मीन्स ये अपने कॉज का अपोज कर रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने का कॉज क्या है? कंडक्टर का मूव करना। कंडक्टर वी वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर के मोशन का अपोज कर रहा है। तो इस ऑपोजिशन की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसी होना चाहिए, फाइनली ये जाकर रुक जाएगा। फोर्स है, जैसे ही आप कंडक्टर को मूव कराओगे ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स आएगी जो वेलोसिटी को अपोज करेगी। तो धीरे धीरे रुक जाएगा और जैसे ही रुक जाएगा करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअसली इसी वेलोसिटी से मूव करता रहे तो आपको यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है। इतना लिखिए, इसमें भी कुछ चीजें और हम कैलकुलेट करें। इतना लिखिए, फिर कुछ चीजें और कैलकुलेट करें। और यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
तो इतना जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। उसी पर आ रहा हूँ तो बस थोड़ा सा वेट करो। चलिए। अच्छा, अब इसमें बात तो रुक जाएगा ये, मतलब इस तरह से तो रुक जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस ईएमएफ आता रहे तो आपको कुछ मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कॉन्टिन्यूअसली एक करंट इंड्यूस होता रहे तो आपको कुछ मैकेनिकल वर्क डन करना होगा। आपको बाहर से, भाई आप क्या करोगे अगर आप चाहते हो कि ईएमएफ कभी जीरो ना हो, तो आप हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते रहोगे। फोर्स अप्लाई करने का क्या मतलब है, आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, आप कुछ मैकेनिकल पावर स्पेंड कर रहे हैं। सो यहाँ जो आप मैकेनिकल पावर स्पेंड करोगे वो मैकेनिकल पावर आपको कैलकुलेट, जो मैकेनिकल पावर आप स्पेंड करोगे वो मैकेनिकल पावर आपको कैलकुलेट करें। तो यहाँ जो मैकेनिकल पावर होती है पी, तो पावर से पहले एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करो। मैग्नेट, तो आपको लगता है कि मैग्नेट पुल कर लेगी, मतलब कंडक्टर आयरन का है, क्योंकि कॉपर पर तो मैग्नेट का उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है फैजान। आयरन का कंडक्टर लेने की बात कर रहे हैं, पुल करने के लिए मैग्नेट लगा रहे हो ना। तो जो आप मैकेनिकली काम कर रहे हैं वो काम आपकी मैग्नेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, तब भी खुद तो नहीं हो रहा। मतलब वो मैकेनिकली जब मैं कह रहा हूँ हाथ से नहीं खींचेंगे। आप इंजन लगा दो, कोई आप इंजन कनेक्ट कर दो, या जैसे आप कह रहे हो कि आप मैग्नेट का एक सिस्टम बना के लगा दो, या किसी और तरह का सिस्टम। यूजुअली इंजन कनेक्ट किया जाता है, अब आपका डायनोमो में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जनरेटर में वहाँ इंजन लगा होता है जिसमें आप डीजल डालते हैं। इंजन आसान काम। मैकेनिकल पावर स्पेंड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, सो जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं एफ एक्सटर्नल, दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। भाई जितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे उतनी ही आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो आप ऐसे लिख सकते हो दैट एफ एक्सटर्नल इज डी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय। सो इतनी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वेलोसिटी भी है तो आप मैकेनिकल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैकेनिकल पावर स्पेंड, तो यहाँ जो आप मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करोगे, मैकेनिकल पावर स्पेंड, दैट मैकेनिकल पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड वेलोसिटी। जो आप मैकेनिकल पावर स्पेंड करेंगे, जी तबस्सुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड। पी एक्सटर्नल, क्योंकि नेगेटिव साइन तो वैसे भी नहीं आएगा ना, एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को नेगेटिव साइन से लेकर चल रहा हूँ लेंस लॉ की वजह से भी, तब भी पॉजिटिव साइन आएगा। और हम यूजुअली डायरेक्शन नहीं लेते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय। जो मैकेनिकल पावर स्पेंड करेंगे दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड वेलोसिटी। सो ये जो मैकेनिकल पावर आपने स्पेंड की होगी, एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी देखिए दोनों सेम डायरेक्शंस में, एंगल दोनों में 0 डिग्री।
सो आप इसे लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी इनटू पॉजिटिव। सो पी मैकेनिकल आ गया, इट्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर मल्टीप्लाइड बाय, so it's b square l square v square by r। सो इतनी हम मैकेनिकल पावर स्पेंड करेंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब देखिए पावर स्पेंड करने का मतलब है, फैजान क्यूब क्यों होगा भाई, पहले तो सिर्फ v था, स्क्वायर ही तो आएगा। पहले v स्क्वायर नहीं था भाई, सिर्फ v था, स्क्वायर आएगा ना, पाएगा, v था v, v तो v स्क्वायर हो जाएगा ना ना। अब देखिए फायदा, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी जो आपको चाहिए, अब ये तो इतनी मैकेनिकल पावर आपने स्पेंड कर दी, मैकेनिकल पावर स्पेंड करने का मतलब है इतनी मैकेनिकल एनर्जी आपने स्पेंड कर दी। पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं कहता हूं इतनी पावर स्पेंड करी, दैट मीन्स इतनी मैकेनिकल एनर्जी आपने स्पेंड करी। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगी, ये इलेक्ट्रिकल पावर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा मैकेनिकल पावर वाला है। बिल्कुल वजाहत सही गेस करो, एग्जैक्टली इतना ही आएगा, डिराइव करके भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली इतना ही आएगा। तो ये पी मैकेनिकल पावर हो गई। अब इलेक्ट्रिकल पावर भी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट। सो जब यहां पर आप इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर होती है सिंपली आई स्क्वायर आर। आई इज इंड्यूस करंट, जो हमने कैलकुलेट किया था, इंड्यूस करंट की वैल्यू रख लीजिए, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं। तो 2 को जब आप 5 में रखोगे, 2 में इंड्यूस करंट था, तो इलेक्ट्रिकल पावर आ गई करंट आई विच इज माइनस ऑफ पी एल वी बाय आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी, दैट इलेक्ट्रिक पावर इज वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। से स्क्वायर कैंसिल हुआ, जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई, दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। सो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी मैकेनिकल पावर स्पेंड करी। तो होगा ये, इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए आप जितनी भी एनर्जी स्पेंड करोगे, वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होती चली जाएगी। सो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन आया था मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी से, यही तो लेंस लॉ था। बेसिकली बता रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये क्वांटिटेटिव प्रूफ है, क्वांटिटेटिव मींस मैथमेटिकल प्रूफ है, इट्स मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट लेंस लॉ is in accordance is in accordance with law of energy, with law of energy conservation। so डेरिवेशन है जो कभी कभी आ जाती है, आपसे क्या देता है ये सारी चीजें डिराइव करने के लिए, कि फ्लक्स डिराइव करके दिखाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स, पावर,
तो यहाँ से जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है उसमें से पहली चीज ये इमोशनल ईएमएफ। फैजान यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो बिल्कुल एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ सारी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट हो रही है, इस मैकेनिकल पावर का काफी पार्ट वेस्ट हो रहा हो, सारा इलेक्ट्रिकल पावर में नहीं जनरेट हो। अभी तो मैं फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर कर ही नहीं रहा। जब आप फ्रिक्शन कंसिडर करोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी तो होगा, तो सिर्फ पावर नहीं होगा, मैकेनिकल पावर में पावर स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो जाएगा। तो ये टर्म ज्यादा हो जाएगी, ये इतना ही रहेगा। अभी हम आइडियल ले रहे हैं फ्रिक्शन वगैरह। देखिए भाई, और डाउट्स बताइए। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला मैंने कहा ही एनसीईआरटी में नहीं है तो मत करिए, सेकंड वाला। बट फर्स्ट वाला आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आता कहाँ से। इसको रब कर दूं फिर, मैं सब लिख चुके हैं। चलिए इसे रब करता है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए इसमें। क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ आपको सिखाएंगे कि फैजान तेरी स्पीड को क्या हो गया है, इतना स्लो क्यों लिखता है। फैजान जब हो जाए बताओ मुझे, तुम्हारे वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये सिखाएंगे कि मोशनल ईएमएफ किन केसेस में जीरो हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज याद रखिएगा, अगर V और B पैरेलल हो गए तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। या अगर आप ऐसे ले लो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तब भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। और टू यूज दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है माइनस ऑफ बी एल वी, इसके लिए जरूरी है कि V, B और L एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर और B इज यूनिफॉर्म। एंड B इज यूनिफॉर्म।
एक टाइम पे बाहर चला जाएगा, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यूजुअली रोटेट करते हैं, रोटेशन वाला फैक्ट यूज करते हैं। अभी दिख जाएगा आपको, रोटेशन इसी में दिख जाएगा। इसीलिए डायनामोज में हम ऐसे केसेस यूज करते हैं जहाँ रोटेट कर रहे हो, ताकि वो बाहर निकलने वाला सीन ना। तो ये सब आप तब यूज करेंगे जब भी यूनिफॉर्म है, ये वाला एक्सपोजर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है या यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, वो चीजें हम करेंगे, बट वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, आपके बोर्ड्स में नहीं आता नॉन यूनिफॉर्म या अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है। पहले तो जरा इतना ही सीख लो कि परपेंडिकुलर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हाँ अलीजा, उस पर भी आएंगे, जरा थोड़ा पेशेंस रखो। आज की क्लास तो शायद पूरी परपेंडिकुलर पे निकल जाएगी। कल की क्लास में देखेंगे, कल मॉर्निंग में परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपसे कहता हूँ ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनवर्स। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो जो इंड्यूस लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट्स माइनस ऑफ डीएल। लेकिन अगर यही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करना शुरू कर, मीन्स अगर आपको कुछ ये दिया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इस क्लास में जितने सोते रहते हैं, लाइक अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स के आसपास की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से 30-40 हैं जिनके रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। रेगुलर तो 20-25 बच्चों के, बाकियों के कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन एक मेजोरिटी है जिसको टेंशन ही नहीं है कि क्या यस बोलें नो बोलें आंसर दें। और मुझे यकीन है कि वो बेड पर लेटे रहते होंगे, उनका मोबाइल एक जगह साइड में है, आवाज आ रही है बस। ऐसे लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं भाई। इकोनॉमी के हालत आपने देखे होंगे वर्ल्ड ओवर, क्या हाल है। 4 साल के बाद जब आप जॉब लेने के लिए जाओगे तो काफी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी होंगी। जरूरत उन लोगों की रह जाएगी जिनके दिमाग चलते हैं। जिनके 12th क्लास में दिमाग नहीं चल रहे हैं, वो आगे जाकर क्या करेंगे। मतलब दिस इज द टाइम जब आपका ब्रेन, आपकी चीजें सब पीक पर होती है। और जो बच्चा दोपहर के 4-5 बज रहे होंगे अब तो, जो 5 बजे भी अटेंटिव नहीं है, वो जिंदगी में करेगा क्या। ऑर्किड को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। जो बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर में निकले थे, कई इस तरह के थे जो अब परेशान है, जॉब्स में थे लेकिन सबको निकाल दिया गया। काफी ऐसे हैं जिनको निकाल दिया जाता है। तो निकाला ऐसो को ही जाता है, मतलब जो किसी काम के नहीं है, बहुत ज्यादा आप सोच नहीं सकते, आप अपनी स्ट्रीम के अंदर अच्छा नहीं कर सकते, मतलब ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि एक बंदा बैठा हुआ है जो एंट्री कर रहा है, एंट्री करना वाला भी चाहिए। अब एंट्री करने वाले नहीं चाहिए, दिमाग चलाने वाले चाहिए। और जितने क्लास में बैठे हुए अब भी दिमाग नहीं चलते हैं, मतलब इससे ज्यादा तुम्हें सिंप्लिसिटी के साथ और क्या समझाया जा सकता है। और तुम्हारे दिमाग का अगर ये हाल है कि तुम ये भी नहीं समझ पाते हो, उसके बाद भी तुम रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो जो आने वाली लाइफ है उसमें तुम क्या तैयार हो। तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तब आप क्या कर लेंगे। पेरेंट्स ने तो आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, इसके आगे क्या होगा। हैरत होती है कि अभी भी कई ऐसे होंगे जो बैठे बैठे सो रहे होंगे, 5 बज रहे हैं और नींद आ रही है। ऐसे लोगों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती भाई। अगर V और D एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कंडक्टर जा रहा है, जरा बता दो कि मुझे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। देखो 5 लोगों का आंसर आएगा, बाकी वो होश ही नहीं होंगे। मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी यहाँ, अगर ये V पैरेलल टू B है। 1 2 3 4, चलो थोड़ा कुछ ज्यादा अगर। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी, इट्स E V B साइन 0। सो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स आ गई 0। मेरे ख्याल से अब भी रिस्पॉन्सेस पूरे 60 नहीं पहुंचे होंगे। मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, 0। कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, कोई इंड्यूस नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है,
मतलब लेंथ कंडक्टर की अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तब भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लाइक अगर मैं कुछ ऐसा दूं कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो हो लेकिन इस केस को जरा देखना, यहां अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर आपने साइंस ली और आपका दिमाग नहीं चलता तो आप किसी काम के नहीं। इस स्ट्रीम में रटने वाले लोगों की जरूरत ही नहीं। ये लेंथ है और ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। अब बताना मुझे इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स। एक सेकंड नहीं, ऐसे दिस इज लेंथ। अब बताओगे जरा मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी इलेक्ट्रॉन्स पर। जल्दी जल्दी बताओ। देखो मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि दिमाग चलता ही नहीं है। एक ने जीरो लिखना शुरू किया, सारे भेड़ है ना, भेड़ चाल जैसे उसके पीछे सब चलना शुरू कर देते हैं, सबके लाइन से जीरो आने शुरू हो। यहाँ से नहीं चलते ना, बस वो देखा और उसको कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर दिया। एक ने ईवी भी लिख दिया, उसके भी यार। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। जीरो कहाँ से आ जाएगा यार, देखो वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब जिनका जीरो आ रहा था वो खुद जरा अपने दिमाग का टेस्ट करें कि है किसी लायक ये। वो बिल्कुल ही बर्बाद कर लिया। दिस इज ईवीबी साइन 90, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी ईवी। अच्छा अभी बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स कहाँ एक्ट करेगी। अरे यार नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जरूर आउटवर्ड जाएगा ना, फिंगर रखोगे तुम डाउनवर्ड्स और बाहर की तरफ कर्ल करोगे आउटवर्ड जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोर्स इनवर्ड्स एक्ट करेगी। इनवर्ड्स फोर्स एक्ट करेगी। इस फोर्स के बाद भी ना इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आने वाला कहीं भी। मतलब इस फोर्स के बाद भी कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि मेरे पास मान लो ये कंडक्टर, सुनिए जरा बहुत ढंग से सुनिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आता क्यों है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से। एक जगह इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन यहाँ जो फोर्स है वो बाहर एक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं इससे ले रहा हूं कि ये आपका कंडक्टर है, और ढंग से सुनिएगा, ये आपका कंडक्टर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आएगा जब यहाँ नेगेटिव आ जाए यहाँ पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज। लेकिन अगर फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट ऊपर ही तो जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी। समझ में आ रहा है। अगर फोर्स राइट लेफ्ट में एक्ट कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है तो हर जगह इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, डेंसिटी तो सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेम रहने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा ऑल दो फोर्स एक्ट करेगा।
हाँ, लेंथ के लॉन्ग डेंसिटी सेम होगी। वजाहत कह रहा है BLV में एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नहीं, वजाहत एल जस्ट लेंथ है कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बट हम लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। हम लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगी राशि। तो देखो, ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जैसे ये रॉड है, एक तरफ यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक तरफ कम हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन अगर सारा का सारा ऊपर ही चला जाए, और आप सेमी सर्कुलर पढ़ेंगे, जैसे हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स में सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया था, वही काम करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी तो मैं बस स्ट्रेट करा दूं, आज की पूरी क्लास में यही खत्म हो जाए, बड़ी बात है। कल देखेंगे कि अगर कर्व्ड है तो कैसे सॉल्व होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे सॉल्व। इसे लिख लीजिए। इसीलिए मैंने यहां लिखा था कि एल और बी पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ये एल और बी एक ही डायरेक्शन में आ गए। ये लिखा था कि अगर एल और बी पैरेलल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, एल और बी एक ही डायरेक्शन में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतना लिख दिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, ये सबके लिए है, हर चीज रटी नहीं जाती। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है, थोड़ी सी एफर्ट्स आपको अपनी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लेटे रहो और फिजिक्स आपको समझ में आती चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिना एफर्ट्स लगाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका लोअर एंड अपर साइड में होगा, लेकिन अब लोअर और अपर साइड में ना बहुत कम सेपरेशन है। बेसिकली एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करे। जब मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको वायर दी हुई है, तो वायर में सिर्फ लेंथ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं। लेकिन अगर आप सॉलिड ले लो जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो, देन यस ऊपर नीचे आ जाएगा, बट हम ये वायर ले रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नहीं। अब कई लोग इसलिए भी नहीं सोच पाते क्योंकि वो कभी बुक्स नहीं पढ़ते। बिना बुक पढ़े तो सब्जेक्ट समझना पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तबस्सुम बोलो। अच्छा, नहीं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर यही कंडक्टर स्ट्रेट लाइन की जगह रोटेट करना शुरू कर, rotating with angular velocity omega in a plane perpendicular to uniform magnetic field. तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ बी है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कंडक्टर रोटेट कर, आपको कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस है।
सो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ये आपने एक कंडक्टर ले लिया। देख लेते हैं प्रांजल ऑल्टरनेट आएगा या नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिख जाएगा खुद। ऑल्टरनेट याद रखने की जरूरत नहीं, खुद दिख जाएगा कि आता है नहीं आता। सो जो लेंथ है कंडक्टर की, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, इट्स रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये कंडक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। आप क्या करो, इस कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करो। अभी आपको रीजन भी दिख जाएगा स्मॉल एलिमेंट लेने का रीजन क्या है। इस स्मॉल एलिमेंट को लिया, इसकी लेंथ dx है, और इस सेंटर से इस स्मॉल एलिमेंट का सेपरेशन x है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो कंसिडर, अच्छा ये येलो से जो मैंने बनाया है ये कुछ है नहीं, तो जस्ट मैंने पाथ आपको दिखा दिया कि ये इस तरह के पाथ पर जाएगा। ये येलो कोई कंडक्टर वंडक्टर कुछ नहीं है, ये जस्ट मैंने डॉटेड आपको पाथ दिखा दिया कि इस तरह के पाथ में ये घूमेगा। तो कंसिडर a small element of length dx at a separation x from center of conductor, from one end। तो x सेपरेशन पर एक dx एलिमेंट ले लिया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, आपको लीनियर वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। आप लिख सकते हो लीनियर वेलोसिटी v इज ओमेगा। स्ट्रेट कंडक्टर है तबस्सुम, जिसको आप रोटेट कर रहे हैं, ये है स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, इसे आप ओमेगा एंगुलर ये मान लीजिए, इसको आप ऐसे करके रोटेट कर। अब यहां मुझे बता सकते हो dx एलिमेंट की एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? dx एलिमेंट की लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू एक्स, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। सेंटर से कितना सेपरेशन है, x सेपरेशन है, तो v आ गया ओमेगा एक्स। तो ऐसे आपने लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट। अगर लीनियर वेलोसिटी आ गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लेंथ dx। तो dx लेंथ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसे आप de लिख दो, ये होगा माइनस ऑफ बी। एल कितनी है, लेंथ है सिर्फ dx, v की जगह आप ओमेगा एक्स यूज कर लेंगे, है ना, बी एल वी। तो ये b हो गया, लेंथ इज dx, v इज ओमेगा एक्स। तो ये तो सिर्फ dx एलिमेंट के लिए आया। ये एलिमेंट कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है, जीरो से लेकर लास्ट एंड तक। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज माइनस ऑफ बी ओमेगा एक्स डी, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू एल। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा।
सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा माइनस ऑफ डी ओमेगा। एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे दैट्स एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज जीरो, इट्स एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया इट्स माइनस ऑफ बी ओमेगा ओवर टू, अपर लिमिट रखी एक्स की एल स्क्वायर माइनस जीरो। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो अगर ये रॉड रोटेट करे तो रॉड के रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट्स माइनस हाफ डी ओमेगा एल स्क्वायर। चलिए इतना लिखिए। और मुझे बताइए इसमें अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं अटक रहे हैं आप। हर एक्सिस पर सेम वैल्यू आएगी। एक्सिस अल्मास यूजुअली उस पॉइंट को कहते हैं जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना। अभी ये एक्सिस ओ से पास हो रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू ओ है, इस एक्सिस के अबाउट इतना है। अगर आप एक्सिस सेंटर से पास करते हैं तो कहानी चेंज हो जाएगी, ये दो सेल्स की तरह बिहेव करने। अगर आप एक्सिस को सेंटर से पास करा दो तो कहानी चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसा कह दो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए, एक एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो जीरो आ जाएगा। हाँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑलमोस्ट हर एक्सिस के लिए सेम नहीं आ सकता, देखना पड़ेगा तुम्हें रोटेशन कैसा होगा। अगर इसे मैं पैरेलल ले लूं तो जिस एक्सिस के अबाउट ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेन में रोटेट करेगा वहां तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो है। अच्छा इसमें ये बताइए अगर यही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रोटेट करना शुरू कर दे, अब क्या होना चाहिए? तबस्सुम क्रॉस का मतलब है ना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से, क्रॉस लगा है क्रॉस, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अगर ये मैग्नेटिक पैरेलल रोटेट करना शुरू कर दे तो ये मैं जीरो। पैरेलल ऐसे आएगा, मान मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना। अच्छा मुझे यह बताओ कि इस रोटेशन की वजह से कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? इस वायर के लिए कौन सा एंड पॉजिटिव आएगा और कौन सा एंड नेगेटिव हो जाएगा? ये ओ है, ऊपर वाला वजाहत के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा। देखिए बस 4-5 आंसर्स है ना। नीचे वाला पॉजिटिव, धावल, योगेश, नीतीश, दिमाग तो बिल्कुल साइड में रखकर फिर क्लासेस हो रही होती है, मेजोरिटी का यही हाल है सब। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। सो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी के अलोंग रखिए फिंगर, इनवर्ड्स कर्ल कर दीजिए, थंब ऊपर जा रहा है,
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोर्स नीचे एक्ट करेगी। सो इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होगी वो नीचे बढ़ जाएगी, तो नीचे वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव। दोबारा देख लीजिए, ये ऐसे घूम रहा है ना इस तरह से, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अलोंग रखिए, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, थंब ऊपर जा रहा है, बट ऊपर तब होता है जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नीचे एक्ट करता है, तो यह नीचे चला जाएगा, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो बेसिकली एक सेल की तरह काम कर रहा है, ये एक सेल की तरह काम कर रहा है, जिस सेल का ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है, नीचे वाला एंड नेगेटिव। तो ये रोटेटिंग कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करेगा। इसे करने का एक तरीका और भी है, राइट हैंड पाम रूल होता है, बट पाम रूल इजी है, बट इस वाले रूल से फायदा ये होता है कि आपको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स याद रहता है। अगर आप में कोई ऐसा है जिसे इस तरह से पोलैरिटी नहीं समझ में आती, उसे रटना है, रटने का शौक है, तो देखो रटने वाला एक फॉर्मूला है। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, लेकिन अगर कोई चाहता है रटना तो वैसे रट सकता है। आपको ये कंडक्टर दिया है, और याद रखना किसी भी सब्जेक्ट में जो रटा रटाया ज्ञान होता है ना, वो आपको कोई फायदा नहीं देता। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी, तो आप राइट हैंड लो, कुछ ऐसे रख दो कि फिंगर रखो अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और थंब रख दो वेलोसिटी के अलोंग, ऐसे रख दिए। ये जो कंडक्टर दिया है, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। इसे राइट हैंड पाम रूल कहते हैं, राइट हैंड पाम। अब किसी का लॉजिक इतना ज्यादा वीक है कि उसे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से भी नहीं समझ में आता, तो भाई यहां से याद कर लो, राइट हैंड पाम रूल याद कर लो बस। राइट हैंड पाम रूल में इतना याद रखो कि जो फिंगर है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो, जो थंब है उसे वेलोसिटी के अलोंग रख दो। जो पाम है, ये पाम आपको पॉजिटिव टर्मिनल देगा, पाम आपको देगा पॉजिटिव टर्मिनल। ये फिंगर आपने इनवर्ड्स रख दी, वेलोसिटी राइट वर्ड्स है, पाम ऊपर है, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे नेगेटिव। सो ऐसे ही ये सेल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको ऐसे रटना है तो आप इससे रट सकते हैं, बेटर ये है कि आप इसे याद रखें। ठीक है अमान, राइट हैंड थंब रूल्स, ऊपर फोर्स नहीं है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन से कह रहे हो तुम, राइट हैंड पाम रूल से कह रहे हो या राइट हैंड थंब रूल से कह रहे हो? जो तुमने स्टेटमेंट लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है? पाम में ऊपर फोर्स नहीं होती, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ऊपर फोर्स नहीं होती है मान, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो फिंगर है आपकी, उस फिंगर को आप वेलोसिटी के अलोंग रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दीजिए, थंब आपका ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी और इनवर्स कर्ल कर दिया, थंब आपका ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आपकी ऊपर। लेकिन अपवर्ड्स जो वो फोर्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की आएगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए डाउनवर्ड्स होगी। किसी चीज को घुमाते हैं तो एंड्स पर, भाई तुम जिस फोर्स की बात कर रहे हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हो, यहाँ हम मैग्नेटिक फोर्स ले रहे हैं। तुम सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हो कि सेंटर से जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा होगी, मैं तो मैग्नेटिक फोर्स ले रहा हूँ। इसका पैरेलल रोटेशन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है,
देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनवर्स भी नहीं, ऐसे ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने कंडक्टर ले लिया, आप ऐसे घुमा रहे हो, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए उसका, रोटेशन में v चेंज हो जाएगी। जी v चेंज हो जाएगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी हैं। तो जिस तरह जिस डायरेक्शन में नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज होगा, उसी डायरेक्शन में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी चेंज होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लाइक अगर इसके लिए आप यहाँ ले रहे हो, ऊपर वाले के लिए आप इस डायरेक्शन, तो वहां से जीरो आएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पैरेलल अगर आप किसी को रोटेट कर रहे हैं कंडक्टर, तो एक सेकेंड, ये कंडक्टर लीजिए इसका और इसको इनवर्ड्स रोटेट करा दीजिए। जब ये इनवर्ड्स जाएगा, आप जितने भी टैंजेंट लोगे वो सारे के सारे टैंजेंट इनवर्ड्स ही जा रहे हो, रोटेट करेगा, सारे टैंजेंट्स आपको इनवर्ड्स मिलेंगे। भाई क्लास ओवर है, बस ये लास्ट डिस्कशन है इसका के साथ। तो जो नेट फोर्स हो, नेट फोर्स वुड बी जीरो, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, डीएमएफ वुड बी जीरो। कल मॉर्निंग, कल 10:30 से कंटिन्यू करते हैं, चलिए आज से यही छोड़। कल क्लास के बाद, आज का सौदा 12 to 12:30। ठीक है भाई, अलसलाम।